हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मेरे दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अकाउंटिंग का एक शानदार चैप्टर। और ये चैप्टर आने वाले जितने चैप्टर्स हैं उनका बेस बन जाएगा। तो मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला कि जैसे जैसे हम अकाउंटिंग में आगे बढ़ते चले जाएंगे, माय डियर फ्रेंड्स, पिछला चैप्टर अगले चैप्टर का बेस 100% है, ऐसा हमें साफ देखने लग जाएगा। तो पिछला चैप्टर जो हमने किया वो इसका बेस बनेगा और ये आने वाले चैप्टर्स का बेस बनेगा। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप एक एक चीज़ को अच्छी तरह से समझें, कॉपी पे नोट करें, उसे बार बार रिवाइज करें। वीडियो को 2 या 4 से 5 बार देखना पड़े तो भैया तो भी देखो, ताकि 100% क्लैरिटी हो जाए। वैसे आपके दिमाग में भी ये भी आएगा जी, 100% क्लैरिटी तो सर हमें एक बार देखने से भी हो जाती है, तो भी क्या हमें दोबारा देखना है? माय डियर फ्रेंड्स, देखना है। देखने से वो चीज़ आपकी बिल्कुल लॉन्ग टर्म मेमोरी में फीड हो जाएगी, राइट? तो इसीलिए दोबारा देखने में शर्माइए मत, ज़रूर देखिए, भले एक बार में समझ में आ जाए। तो चलिए, अब हमारा ये चैप्टर स्टार्ट होने वाला है मेरे दोस्तों। इसका नाम है अकाउंटिंग प्रोसीजर्स। ये चैप्टर जो है, इस चैप्टर के अंदर हमने सबसे पहला जो काम करना है वो वो बताता है कि आपने इतने सारे अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी जो सीख ली है, अब उसको अप्लाई कैसे करेंगे, इनके लिए भी क्या कोई ना कोई रूल्स हैं या नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम वो सारी कहानी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, अपने इस चैप्टर की शुरुआत करें। इस पूरे के पूरे चैप्टर में, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में, हमने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक हिस्सा है मॉडर्न अप्रोच का और दूसरा है ट्रेडिशनल अप्रोच का। मैं आपको बता दूं कि हम जितनी भी अकाउंटिंग करेंगे, जितने भी आगे सारे के सारे काम करेंगे, उसका बेस जो होगा वो मॉडर्न अप्रोच होगा, क्योंकि इससे हम थोड़ा सा काम फास्ट कर लेते हैं, बस इतना ही फायदा है। और ट्रेडिशनल अप्रोच होगी वो भी उतनी वैल्यूबल है, ये भी उतनी वैल्यूबल है, लेकिन थोड़ा काम हमें फास्ट करना होता है। एग्जामिनेशन के अंदर स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज वाई विल फॉलो मॉडर्न अप्रोच। तो चलिए, सबसे पहले आपको इस मॉडर्न अप्रोच से अवगत कराएं। तो मैं आपको बता दूं कि जो भी हमारी अकाउंटिंग है, बिजनेस के अंदर जो भी होता है उसकी अकाउंटिंग करनी है। और बिजनेस में की जाने वाली हर ट्रांजैक्शन, हर इवेंट का दो तरफा इम्पैक्ट होता है। मैंने आपको अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी के अंदर ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स के बारे में बताया था कि ट्रांजैक्शन वो होती है जो हम करते हैं और इवेंट वो है जो वो हो जाता है, राइट? उसके एग्जाम्पल्स भी बताए थे। तो जब बिजनेस की बात करते हैं मेरे दोस्तों, तो यहां पर हमने बातचीत की कि जी बिजनेस में डुअल एस्पेक्ट आपको हर ट्रांजैक्शन का नजर आएगा। यानी आपको हर ट्रांजैक्शन का यहां पर टू साइडेड इंपैक्ट नजर आने वाला है। ये दो तरफा इंपैक्ट आपको नजर आने वाला है और आपको उसी दो तरफा इंपैक्ट को मेरे दोस्तों रिकॉर्ड भी करना होता है। जैसे कि हम अगर पहले एग्जाम्पल की ओर देखें तो लिखा जी कैपिटल इन्वेस्टेड। अब बिजनेस के अंदर जब कैपिटल इन्वेस्ट की, बिजनेस के मालिक ने पैसा लगाया, तो हम तो बिजनेस के अकाउंटेंट है, तो हम कहेंगे जी देखो, दो बातें हुई। एक तरफ तो बिजनेस में कैश बढ़ गया, इंक्रीज इन कैश हो गया, एसेट हमारा बढ़ गया। लेकिन अल्टीमेटली वो जो बिजनेस का मालिक है, ये पैसा हमने उसे वापस देना है, हमारी लाइबिलिटी बनती है उसकी तरफ। भले इंटरनल लाइबिलिटी हो, लेकिन ये हमारी लाइबिलिटी है। इसीलिए इंटरनल लाइबिलिटी यानी उसके द्वारा लगाए गए पैसे को कैपिटल बोला जाता है। तो कैपिटल भी बढ़ गई, एक तरफ से कैश बढ़ गया, दूसरी तरफ से कैपिटल। मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन में जब ये सब बातें समझाई थी तो उसमें भी दो तरफा इंपैक्ट होता था, राइट? चलिए दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरा एग्जांपल आ गया जी मशीनरी परचेज का। अब एक बात बताइए, मशीन खरीदोगे और मान लो आपने मशीन परचेज फॉर कैश, तो जो आपके हाथ में कैश था, बताइए क्या वो कैश रिड्यूस हो जाएगा कि नहीं? वो कैश रिड्यूस हो जाएगा। और माय डियर फ्रेंड्स, मशीन नाम का एसेट आपके पास बढ़ जाएगा। तो एक तरफ आपका कैश घटा, दूसरी तरफ मशीन आपकी बढ़ गई। ठीक है जी। अब उसी तरह से सैलरी पेड, अगर मैंने सैलरी पे कर दी तो सैलरी का खर्चा जो है वो बढ़ गया। और मेरे दोस्तों, खर्चा तो बढ़ गया, लेकिन खाली खर्चा मान लेने से कुछ नहीं होता, सामने वाली पार्टी को पैसा देना भी होगा। हमारा कैश भी यहां पर घट जाएगा। से यस और नो। तो जैसा आपने पहली बार देखा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट के केस में बिजनेस में कैश आया तो एक तरफ कैश बढ़ गया
और दूसरी तरफ ये हमारी देनदारी टुवर्ड्स द बिजनेसमैन हमारी बढ़ गई। इस तरह से आप जब भी चीज़ों को देखोगे, हर चीज़ का बिजनेस में की गई ट्रांजैक्शन या इवेंट का दो तरफा इम्पैक्ट होता है और हमें वो सारा का सारा दो तरफा इम्पैक्ट यहाँ पर रिकॉर्ड करना है। दिस इज व्हाट वी डू इन अकाउंटिंग, करेक्ट। तो डुअल एस्पेक्ट यानी दो तरफा इम्पैक्ट। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, हर ट्रांजैक्शन और हर इवेंट को रिकॉर्ड करेंगे। उसके कुछ एग्जांपल्स भी बताए थे। ट्रांजैक्शन के बारे में क्या बताया था? ट्रांजैक्शंस वो है जो हम करते हैं और इवेंट वो है जो हो जाता है। तो मशीनरी खरीदी बेची, सैलरी पे की, लोन लिया या वापस उसकी रीपेमेंट कर दी, कैपिटल में पैसा इन्वेस्ट किया या बिजनेसमैन ने वो पैसा निकाल लिया, सेल ऑफ गुड्स कर दी या रेंट पे कर दिया, रेंट रिसीव कर दिया, ये सब चीज़ें की गई, ये सब ट्रांजैक्शंस हैं। तो इसीलिए इन ट्रांजैक्शंस को भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। लेकिन इवेंट वो हैं जो हो जाते हैं, जैसे कि साल के अंत में स्टॉक बच गया, ये आपने बचाया नहीं, बच गया, या आपने पूरी कैलकुलेशंस की, खर्चे माइनस कर दिया आपने अपनी इनकम में से, जो नेट प्रॉफिट बचा, प्रॉफिट या फिर लॉस बचा, वो बच गया, वो एक इवेंट है। तो दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया। इवेंट वो जो हो जाता है, ट्रांजैक्शन वो जो की जाती है, और हम हर एक ट्रांजैक्शन और इवेंट को रिकॉर्ड करेंगे, बशर्ते उसकी रिकॉर्डिंग कब होगी? अगर हम उसे मनी की टर्म्स में मेजर कर पाएंगे। इफ वी आर एबल टू measure those transactions and events in terms of money, then only these transaction and events shall be recorded. Otherwise this will not be recorded in the books of accounts. So only those transactions will be recorded which can be measured in terms of money. मनी की टर्म्स में अगर वो मेजर की जा सकती हैं तो उन्हें रिकॉर्ड किया जाएगा, अदरवाइज उन्हें रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? सो माय डियर फ्रेंड्स, अब कहानी हमारे सामने आती है अगले पॉइंट की। ठीक है जी, तो थोड़ा सा आपके लिए इसे बेहतर बना दिया जाए, विजिबिलिटी बेटर हो जाएगी इससे, ठीक है ना। तो ये लीजिए, अब आ गए हम अगली कहानी पर। ये इमेज देखकर आपको कैसा लग रहा है? अरे सर, ये तो हमारी इमेज जो है बहुत ही जानी पहचानी है। क्रिकेट तो हमने अगर जीवन में कभी देखा भी नहीं तो भी इतना सुन लिया कि क्रिकेट के बारे में बहुत सारी बातें मालूम हो जाती हैं। न चाहते हुए भी क्रिकेट के बारे में हम इंडियंस जो हैं वो जानते ही जानते हैं। ये बताइए कि ये तो एक गेम है और हर गेम के कोई ना कोई रूल्स तो होते हैं। बोलिए यस और नो। अच्छा, इसी को ज़रा हम देखें तो ये व्यक्ति कौन है जो ये कुछ ऐसा इशारा कर रहा है? ये आउट का इशारा कर रहा है, ये अंपायर साहब है जी। यानी इसका मतलब एक व्यक्ति यहाँ पर अंपायर होगा, जैसे कि जज होता है, रेफरी होता है, यहाँ पर हम ऐसे व्यक्ति को अंपायर बोलते हैं। और ये बैट लिए एक तरफ खड़ा है, ये बैट लिए दूसरी तरफ खड़ा है विकेट के, राइट। यानी दो लोग खेल रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं, और ये सारी ओपोजिशन, ये एक बॉलर है और ये सारे के सारे फील्डर्स हैं, ये सारे के सारे एक तरफ है, राइट। तो अगर मैं कहूं कि भाई ये भी एक रूल है कि सामने वाली टीम के दो खिलाड़ी पिच पर आएंगे और खेलेंगे, जैसे कि एक बैटर ये और दूसरा बैटर ये हो गया, ठीक है। बैट्समैन नहीं बोलते क्योंकि विमेन भी भैया आजकल क्रिकेट खेलती हैं, इसीलिए बैट्समैन पुराने ज़माने में जो कहा जाता था उसे बैट्समैन नहीं कहा जाता, बैटर कहा जाता है। जैसे बॉलर है वैसे ही बैटर है, ठीक है ना। अच्छा, ये जो है ये सारी फील्डिंग साइड है, तो ये भी तो रूल्स होंगे कि कितने खिलाड़ी खेलेंगे, कितने खिलाड़ी फील्ड पर उतरेंगे, दूसरी टीम के कितने खिलाड़ी उतरेंगे, अंपायर कितने होंगे। यानी चाहे कुछ भी हो, इस गेम को जो है रूल्स के हिसाब से खेला जाता है, करेक्ट और नॉट माय डियर फ्रेंड्स। इसको रूल्स के हिसाब से खेला जाता है। तो रूल्स ऑफ द गेम आर वेरी वेरी नेसेसरी। अब रूल्स ऑफ द गेम की अगर मैं बात करता हूं तो भैया ये जो हम बातें कर रहे हैं अकाउंट्स की, ये भी तो एक गेम है, इसके भी तो कोई ना कोई रूल्स होंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये सारी की सारी अकाउंटिंग का डबल एंट्री सिस्टम ये किसने बनाया था? एक इटालियन मैथमेटिशियन था जी।
उसका नाम था लूका पेसियोली। क्या नाम था उसका? लूका पेसियोली, जी हाँ, नाम था लूका पेसियोली। अब लूका पेसियोली ने कहा कि भाई मैं सारी की सारी रिकॉर्डिंग करना चाहता हूँ, और बिजनेस के अंदर रिकॉर्डिंग अगर मैं करूँगा तो उससे जो है बहुत बढ़िया तरीके से चीज़ों को हम रिकॉर्ड कर पाएंगे। पूरे साल के अंदर हमने जो किया उसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमारे सामने होगी, तो इससे बढ़िया होगी बात। तो उसने कहा ठीक है जी, हर ट्रांजैक्शन उसने अच्छी तरह से ध्यान दिया और देखा कि हर ट्रांजैक्शन का डुअल एस्पेक्ट है। अब क्योंकि हर ट्रांजैक्शन का डुअल एस्पेक्ट है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें भी उसके दोनों एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करने की आवश्यकता है, दोनों एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करने की जरूरत है, राइट। और इसीलिए एस्पेक्ट वन और दूसरी तरफ एस्पेक्ट टू, इन दोनों को रिकॉर्ड करने की उसने बात ठान ली कि भैया मैं तो जब भी रिकॉर्ड करूंगा दोनों तरफ करूंगा, यानी डबल साइड एंट्री करूंगा। यानी ऐसा करने से उसने कहा क्या कि मैं अपने इस अकाउंटिंग के सिस्टम को क्यों ना डबल एंट्री सिस्टम नाम दे दूं। तो उसने जब ये अकाउंटिंग की शुरुआत की, उसने कहा कि भाई रिकॉर्डिंग का जो तरीका होगा वो हम बताएंगे, जिसमें दो तरफा रिकॉर्डिंग होगी और दोनों एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड किया जाएगा, एस्पेक्ट वन को भी और एस्पेक्ट टू को भी। इन दोनों चीजों को हम रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन एस्पेक्ट वन को क्या कहोगे, एस्पेक्ट टू को क्या कहोगे? कोई ना कोई तो नाम देना पड़ेगा। बोलिए यस और नो। भाई बच्चे का जन्म होता है तो उसका नाम रखा जाता है, तो यहां पर भी दो एस्पेक्ट है, तो एस्पेक्ट वन एस्पेक्ट टू बोलने की बजाय कोई तो नाम रखना होगा। जैसे बाहुबली पिक्चर आपने देखी, और बाहुबली के अंदर क्या होता है आपको याद होगा, बाहुबली का नाम कैसे पड़ा था? बाहुबली यानी उसकी बाजुओं में बहुत बल था, उसके बाहु में बहुत बल था। तो उसकी जो मदर थी, जैसे उसका जन्म हुआ उसने उंगली पकड़ ली, और वो चाहकर भी उस नवजात शिशु से अपनी उंगली नहीं छुड़ा पाई। बड़ी मुश्किल हुई, उसका मतलब कि उसकी बाजू में बड़ा दम है, तो उसने उसके गुण के कारण उसका नाम रख दिया बाहुबली। तो इसी तरीके से नाम जो रखे जाते हैं वो गुणों के कारण ही रखे जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। और इसका मतलब एस्पेक्ट वन और एस्पेक्ट टू का भी कोई ना कोई नाम रखना पड़ेगा। तो एस्पेक्ट वन का जो नाम रखा गया वो नाम उसने रखा डेबिट, लूका पैसियोली ने नाम दिया, और एस्पेक्ट टू का नाम दिया क्रेडिट। अब सवाल यह आता है कि जी डेबिट और क्रेडिट का मीनिंग क्या होता है? डेबिट और क्रेडिट ही क्यों रखा? जरूर इसके पीछे भी उसका कोई गुण रहा होगा, करेक्ट और नॉट। तो मैंने आपसे एक चीज आपको सिखाई थी कि भैया अगर कुछ भी लेना है तो डेबिट। बोलिए क्या ये बात सिखाई मैंने आपको या नहीं सिखाई? लेना है तो डेबिट, और अगर देना है तो क्रेडिट। क्या ये बात हमने सीखी थी कि नहीं सीखी थी? बिल्कुल सीखी थी सर जी, बिल्कुल सीखी थी। ये दोनों बातें लेना देना हमने सीखा था। और बिजनेस में क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स? बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो बिजनेस में क्या होता है? लेन देन, गिव एंड टेक। बिजनेस का खेल ही सारा लेन देन का है। बोलिए यस और नो। बिजनेस का सारा खेल ही जो है वो ये लेन देन का है। बिजनेस का खेल है लेन देन का, करेक्ट। तो ये जो लेन यानी लेना, देन यानी देना, उसे अंग्रेजी में डेबिट और क्रेडिट बोलते हैं, ठीक है कि नहीं? तो लैटिन लैंग्वेज में भी इनके जो नाम थे उनके अकॉर्डिंगली फिर इसे इंग्लिश में कन्वर्ट किया। तो भैया बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो बिजनेस का मतलब ही क्या है? लेन देन। बिजनेस के इस लेन देन में माय डियर फ्रेंड्स, लूका पेसियोली ने कहा भाई लेना है तो कैश ले लो। उसने अगर कहा नहीं जी नहीं मुझे उधार दे दो, हम कहेंगे ठीक है भैया तुम उधार ले रहे हो तो तुम्हारा नाम लिख लेते हैं। जैसे कि याद करो जब वो बर्गर बेचा गया था तो डेटर का याद है ना, नाम डाल दिया गया था। बर्गर के सेलर ने क्या बोला था कि मैं चुन्नू का नाम लिख लेता हूं, उसने इस बार पैसे नहीं दिए, तो उसे बोलते हैं नाम डालना। तो डेबिट का मीनिंग होता है जी नाम डालना, उसके नाम डाल देना, यानी हमने उससे लेना है। और अगर किसी व्यक्ति ने एडवांस दे दिया तो उसके पैसे जमा कर लिए, हाँ जी भाई साहब आपके पैसे हमारे पास जमा है। और क्रेडिट का इंग्लिश जो वर्ड ये है क्रेडिट, इसका मीनिंग क्या है? जमा करना।
तो यानी अब देना है उसके बदले में। क्यों देना भाई? पैसा अगर एडवांस ले लिया तो उसके बदले में सर्विसेज देनी है, सीधी सीधी बात है। यही तो बिजनेस का खेल है, बिजनेस का लेन देन यही तो है। तो यहां से डेबिट और क्रेडिट का नाम आया। अच्छा, दो बातें बता दी कि एक एस्पेक्ट वन है और दूसरा एस्पेक्ट भी है हमारे पास। और अगर मैं कहता हूं कि एक बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसा डाला, हमने उसकी अकाउंटिंग करनी है, उसने 1 लाख रुपया लगाया, तो कैश भी 1 लाख रुपया और कैपिटल भी हमने 1 लाख रुपया लिख दी, दोनों तरफ बराबर रखा। हमने एस्पेक्ट वन के अंदर भी, हाँ जी, एस्पेक्ट वन के अंदर भी वही अमाउंट डालना है जो कि एस्पेक्ट टू में डालना है। बोलिए यस और नो। दोनों का इंपैक्ट जो है वो क्या बराबर अमाउंट से जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? अगर मैंने एक मशीन खरीदी, 10,000 की मशीन आई, तो 10,000 रुपया ही तो कैश जाएगा। यानी किसी भी हाल में हमारे पास, अगर मैं बैलेंस तराजू की बात करूं, जैसे कि 1 किलो चीनी दे दो भैया, तो 1 किलो का यहां पर वजन रखा और दूसरी तरफ 1 किलो चीनी तोल दी, वहां पर भी तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड होती है। बोलिए यस और नो। क्या वहां पर भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बैलेंस में, इस तराजू में, क्या वो बराबर होती है कि नहीं होती? तभी तो पार्टी मानती है। अगर हमने देखा कि उस चीनी तोलने वाले व्यक्ति ने चीनी कम दी, तो बाहर शोर मचाएगा, और अगर गलती से ज्यादा लग गई, ज्यादा चली गई उसके अंदर, तो फटाफट से निकाल लेगा। यानी जब तक ये बराबर नहीं होगा, बैलेंस नहीं होगा, तब तक काम नहीं चलेगा। अकाउंटिंग में भी ऐसा ही बैलेंस बनता है मेरे दोस्तों, ऐसा ही बैलेंस। जैसे कि हमने कहा एक तरफ कैश बढ़ा, दूसरी तरफ कैपिटल बढ़ गई, एक तरफ मशीनरी बढ़ी और दूसरी तरफ कैश घट गया, कि मशीनरी आई कैश चला गया। एक तरफ हमने खर्चा किया, सैलरी दी, करेक्ट और नॉट, वो खर्चा ही दिखाया कि हमने इससे काम करवा लिया और खर्चा दिखा दिया, दूसरी तरफ हमारे हाथ से कैश चला गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई ना कोई चीज बढ़ेगी और कोई ना कोई चीज घटेगी। एस्पेक्ट वन में बढ़ भी सकता है, कुछ कम भी हो सकता है। एस्पेक्ट टू में भी बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। यानी इन सभी में हमें अल्टीमेटली जो भी चेंज आएगा, हमने उस चेंज को ही तो रिकॉर्ड करना है। और चेंज जो है अकाउंटिंग में उसे रिकॉर्ड किया जाएगा, जो भी चेंजेस आएंगे। लेकिन चेंज का मीनिंग क्या होता है मेरे दोस्तों? चेंज का मीनिंग होता है या तो इंक्रीज या डिक्रीज। सेम रहे तो फिर चेंज किस बात का? सेम रहे तो चेंज किस बात का? और चेंज नहीं हुआ तो रिकॉर्ड क्यों करें? तो हर बार जब भी ट्रांजैक्शंस होंगी, कुछ चेंज होगा, स्टेटस बदलेगा, तो हम जर्नल एंट्री पास करेंगे, हम रिकॉर्डिंग करेंगे। तो अगर दो एस्पेक्ट्स हैं तो हमारी यहां पर सोच के बताइए, अगर ये दो एस्पेक्ट्स हैं तो जरा सोच कर बताइए कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। एस्पेक्ट वन भी बढ़ रहा है, एस्पेक्ट टू भी बढ़ रहा है। दूसरा ऑप्शन, एस्पेक्ट वन भी घट रहा है और एस्पेक्ट टू भी घट रहा है। या फिर एस्पेक्ट वन तो बढ़ रहा है, एस्पेक्ट टू घट रहा है। या इसका ऑपोजिट, कि एस्पेक्ट वन घट रहा है लेकिन एस्पेक्ट टू बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज जो है वो 4 तरह की हो सकती है। या तो ये दोनों तरफ इंक्रीज होगा, या दोनों तरफ डिक्रीज होगा, या एक तरफ इंक्रीज एस्पेक्ट वन में, एस्पेक्ट टू में डिक्रीज, या एस्पेक्ट वन में डिक्रीज और टू में इंक्रीज। तो इस तरह की 4 तरह की पॉसिबिलिटी के अलावा कुछ नहीं हो सकता। करेक्ट। तो अब जरा पूरा का पूरा सिस्टम जो हमने देखा, इसमें अकाउंटिंग प्रोसीजर में अच्छी तरह समझिए कि हर चीज़ का डबल एस्पेक्ट है, डबल एंट्री होनी है, दो तरफा इंपैक्ट है। दो तरफा इंपैक्ट है तो दोनों तरफ को नाम देना पड़ेगा, एस्पेक्ट वन और एस्पेक्ट टू। एस्पेक्ट वन को नाम दिया डेबिट, एस्पेक्ट टू को नाम दिया क्रेडिट। राइट। अब डेबिट भी बढ़े और क्रेडिट भी बढ़े, या डेबिट घटे और क्रेडिट भी घटे, ये पहली दो पॉसिबिलिटीज आपने देख ली। या फिर डेबिट बढ़े और क्रेडिट घटे, या डेबिट घटे और क्रेडिट बढ़े। ये 4 तरह की चीज़ों के अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। तो जब भी आप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, वो सारी की सारी ट्रांजैक्शंस मॉनेटरी नेचर की होनी चाहिए, और उन ट्रांजैक्शंस को जब आप रिकॉर्ड करेंगे तो रिकॉर्डिंग की 4 पॉसिबिलिटीज के अलावा कुछ भी पॉसिबल ही नहीं है। यानी
बैलेंस की जब मैं बात कर रहा था तो एक तरफा एक बना दी मैंने लेफ्ट हैंड साइड LHS, उसको नाम दे दिया डेबिट। ठीक है जी। दूसरी तरफ मैंने बना दी क्रेडिट साइड यानी राइट हैंड साइड, इस राइट हैंड साइड को नाम दे दिया क्रेडिट। इतनी बात क्लियर है? दो तरफा। ठीक है जी, ये हो गया एस्पेक्ट नंबर 1, ये हो गया एस्पेक्ट नंबर 2। एस्पेक्ट नंबर 1 को लेफ्ट हैंड साइड में रख लिया, एस्पेक्ट नंबर 2 को मैंने राइट हैंड साइड में रख लिया। इस लेफ्ट हैंड साइड वाले को नाम दे दिया डेबिट, DR से डिनोट कर दिया, और राइट हैंड साइड वाले को नाम दे दिया क्रेडिट, इसको CR से डिनोट कर दिया। तो अब पॉसिबिलिटीज क्या है कि भैया डेबिट साइड में भी इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है और क्रेडिट साइड में भी इंक्रीज या डिक्रीज पॉसिबल है। वेरी वेरी सिंपल। और हमने इन दोनों को ही बैलेंस करना है, अगर बैलेंस बचे तो उसे दिखाना है। तो हर चीज का अकाउंट बनाया जाएगा और अकाउंट को बैलेंस किया जाएगा। ठीक है, बैलेंस बच भी सकता है, वो सब बातें आने वाले समय में करेंगे। तो ये बेसिकली जिसको हम दिखा रहे हैं दो तरफ, वो एक अकाउंट है। अब वो अकाउंट हर उस चीज का हो सकता है जो हमने अभी बातचीत की। कैश का अकाउंट हो सकता है जी, दूसरी तरफ कैपिटल का अकाउंट बनेगा। लोन का अकाउंट हो सकता है, सैलरी का, रेंट का, सेल्स का, परचेज का, सभी का अकाउंट हो सकता है। अकाउंट कोई भी हो, अकाउंट के अंदर नाम लिख दिया जाएगा ताकि उस नाम से उस अकाउंट को पहचाना जा सके, और हर एक चीज का अलग अकाउंट बनेगा। तो कैश अकाउंट अलग बनेगा, लोन अकाउंट अलग बनेगा, सैलरी अलग बनेगा, रेंट अलग बनेगा, कैपिटल अलग बनेगा, सेल्स अलग बनेगा, परचेज अलग बनेगा, सब चीजें अलग। लेकिन हर अकाउंट में माय डियर फ्रेंड्स दो साइड्स हैं, एक है लेफ्ट हैंड साइड, एक है राइट हैंड साइड। इस लेफ्ट हैंड साइड को हमने DR से डिनोट किया डेबिट, और राइट हैंड साइड को हमने डिनोट किया CR से क्रेडिट साइड। इसमें भी इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है, इसमें भी इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है, और अकाउंट में जब भी कोई चेंज आएगा या तो वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, और हर बार इंक्रीज या डिक्रीज को रिकॉर्ड किया जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? अच्छा, अब मुझे बताइए कि जब मैंने आपसे कहा था कि सारी की सारी अकाउंटिंग के 5 एलिमेंट्स हैं, तो क्या ये बात आपको याद है? मैंने आपसे कहा था कि भाई अकाउंटिंग के 5 एलिमेंट्स हैं, याद है? एक एसेट्स और एक्सपेंसेस, दूसरा लायबिलिटीज, इनकम्स और कैपिटल। तो जब मैंने आपसे कहा था कि ये है जी एसेट्स, दूसरी तरफ है एक्सपेंसेस और लॉसेस, करेक्ट, और उससे नेक्स्ट ये है जी लायबिलिटी, ये है इनकम्स एंड गेन्स, और ये है मेरे दोस्तों कैपिटल। अगर मैं कहता हूं कि चेंज आएगा, तो माय डियर फ्रेंड्स किसी भी अकाउंट में चेंज आ सकता है, और सारे के सारे अकाउंट्स को आप इन 5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। यही तो वो 5 पार्ट्स हैं जिनमें सबको डिवाइड किया जाता है। बोलिए यस और नो। यही तो वो 5 पार्ट्स हैं, एसेट्स, एक्सपेंसेस और लॉसेस, लायबिलिटीज, इनकम्स और कैपिटल। यही तो 5 चीजें हैं। तो अगर मैंने ये कह दिया कि अकाउंटिंग के अंदर जितने भी अकाउंट्स बनेंगे वो इन 5 टाइप्स के ही होंगे, ये 5 ही एलिमेंट है, तो इन्हीं 5 में ही तो चेंज आना है। अगर कहीं चेंज आया भी तो माय डियर फ्रेंड्स इन्हीं में चेंज आना है। चेंज का मतलब या तो इंक्रीज होना है और या फिर डिक्रीज होना है। तो अगर मैं, लूका पैसियोली ने क्या सोचा कि अगर 5 टाइप के ही अकाउंट्स हैं, एसेट और एक्सपेंसेस, लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल, इन्हीं पांचों में चेंज आना है, तो क्यों ना मैं इन्हीं पांचों के चेंज के रूल्स बना दूं। इन पांचों में इंक्रीज या डिक्रीज होने पर ही इसे रिकॉर्ड किया जाता है, तो क्यों ना मैं इनके इंक्रीज डिक्रीज के ही रूल बना दूं। अगर इंक्रीज और डिक्रीज के रूल बना दूंगा तो उससे सारा का सारा काम आसान हो जाएगा। लूका पैसियोली ने सोच के क्या किया, ये सोचा कि भाई सारी की सारी ट्रांजैक्शन या तो एसेट्स और एक्सपेंसेस से जुड़ी होंगी या लायबिलिटीज, इनकम्स और कैपिटल से, और इन्हीं में सारा का सारा या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। क्यों ना रूल्स भी इसी के बना दूं। अगर इनके रूल्स बना दिए तो सारा काम आसान हो जाएगा। तो उसने इन पांचों एलिमेंट्स के, एसेट्स, एक्सपेंसेस और लॉसेस, लायबिलिटीज, इनकम्स एंड गेन्स और कैपिटल, AE और LIC, इन सभी के उसने रूल बना दिए। तो लूका पैसियोली साहब ने क्या किया, जो रूल बनाए
वो सारे लिख कर दे दिए, लेकिन मैंने उसको बिल्कुल कंसाइज करके आपके सामने रख दिया। है तो लूका पैसियली साहब के, लेकिन मैंने कहा भैया अब इसको अकाउंटिंग के चश्मे में तब्दील कर दिया जाए। तो मेरे दोस्तों ये है सुधीर सर का अकाउंटिंग का चश्मा। इस अकाउंटिंग के चश्मे को पहन लो और अकाउंटिंग की दुनिया बड़ी हसीन नजर आएगी। तो ये है अकाउंटिंग का चश्मा। ठीक है जी, अकाउंटिंग का चश्मा। अकाउंटिंग के चश्मे की एक तरफ एसेट और एक्सपेंसेस है और उसके दूसरी तरफ लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल है। एसेट और एक्सपेंसेस के लिए एक रूल बना दिया गया। एसेट और एक्सपेंसेस और लॉसेस के लिए रूल बना दिया गया कि ये जब भी इंक्रीज होंगे तो हम इन्हें करेंगे डेबिट, और ये जब भी डिक्रीज होंगे तो हम इन्हें करेंगे क्रेडिट। क्या बना दिया कि एसेट्स और एक्सपेंसेस के लिए एक रूल होगा, एक रूल कि जब भी ये बढ़ेंगे तो हम इन्हें करेंगे डेबिट, और जब भी ये घटेंगे तो इन्हें क्रेडिट। यानी हर तरह के एसेट, हर तरह के एक्सपेंसेस और लॉसेस के लिए सेम रूल रहेगा। और जाहिर सी बात है बाकी तीनों चीजें इसकी ऑपोजिट है, तो उन्होंने क्या सोचा कि लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल ये जब भी इंक्रीज होंगे, हाँ जी ध्यान से सुन लीजिए, लायबिलिटी, इनकम्स और गेन्स ऑन कैपिटल ये जब भी इंक्रीज होंगे तो इसका रिवर्स रूल है, बढ़ते समय क्रेडिट और घटते समय डेबिट। यानी यहां पर अगर ये इंक्रीज हो रहा है एलआईसी तो बढ़ते समय क्रेडिट करेंगे और घटते समय डेबिट। जिसने इस रूल को अच्छी तरह से सॉलिड तरीके से कर लिया, अकाउंटिंग पूरी खत्म है उसके लिए। यानी अकाउंटिंग में मुश्किल से मुश्किल चीज को रिकॉर्ड केवल इन्हीं बातों से कर सकते हो आप। एसेट और एक्सपेंसेस और लॉसेस इनके लिए सेम रूल, ये बढ़ेंगे तो डेबिट और घटेंगे तो क्रेडिट, इसको याद कर लीजिए। और फिर लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल के लिए बढ़ेंगे तो क्रेडिट और घटेंगे तो डेबिट, इस रूल को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। बड़ा ही सिंपल है। अकाउंटिंग का चश्मा अपनी कॉपी में बनाइए और पहन लीजिए, और मैं वादा करता हूं अगर आपने मेरी बताई चीजें सीख ली तो अगर कोई तुमसे सोते सोते भी पूछ लेना भाई इसका आंसर बता, तो नींद में भी सही आंसर बताओगे। बस इन रूल्स को अच्छी तरह से याद कर लो। तो एसेट और एक्सपेंसेस बढ़ते समय डेबिट, घटते समय क्रेडिट, मैं सारी प्रैक्टिस कराऊंगा, डोंट वरी। तो अब जो ये रूल बने, इस रूल के पीछे क्या था? आपके दिमाग में सवाल ये भी आ सकता है कि सर हमने लेफ्ट हैंड साइड को ही डेबिट क्यों लिखा, हम राइट हैंड साइड को ही क्रेडिट क्यों लिख रहे हैं? उल्टा भी तो कर सकते थे भाई, हम लेफ्ट हैंड साइड में क्रेडिट लिख लेते, राइट हैंड साइड में डेबिट लिख देते, इसमें कौन सी बड़ी बात थी? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप भाई। जैसे गाड़ी चलाते हैं, जब आप इंडिया में जब गाड़ी चलाएंगे तो आपको क्या नजर आएगा कि सारे के सारे लोग गाड़ी लेफ्ट साइड में चला रहे हैं। इंडिया में जब आप देखते हो तो क्या होता है, अपने लेफ्ट में गाड़ी चल रही है, चाहे इधर से आप जाओ या उधर से आओ। अब ये मत कहना सर हम तो नो एंट्री में ही डाल देते हैं, उसकी बात ही कर रहा मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ जी रिवर्स आ रहा है तो रिवर्स गाड़ी चला रहे हैं, नहीं। रूल के हिसाब से क्या कि सब लोग अपने लेफ्ट हैंड साइड में ही गाड़ी चला रहे हैं, यानी कि रोड को डिवाइड किया दो पार्ट्स में और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जा रहे हैं। उधर से आ रहे हैं तो भी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ही आ रहे हैं। जब आप आ रहे हो तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे गाड़ी चल रही है, लेकिन यूएसए में उल्टा है। यूएसए में उल्टा है, यूएसए में बिल्कुल ऑपोजिट है। हर कोई अपने राइट में गाड़ी चला रहा है, यानी रोड के राइट हिस्से में गाड़ी चल रही है। अब सवाल ये आता है कि कौन कहेगा जी इंडिया वाले सही हैं कि यूएसए वाले सही हैं? इंडिया में ब्रिटिश सिस्टम था, जब गाड़ियां वगैरह चली तो वही रोड सिस्टम, वही सिस्टम यहां चला, वहां पर भी यही है, लेफ्ट में गाड़ी चल रही है। यूएसए में उल्टा है जी। कौन सा गलत है? माय डियर फ्रेंड्स, दोनों सही हैं। बस शर्त यह कि सेम रूल को लगातार सारे के सारे फॉलो करते रहे। तो इसी तरह से लूका पैसियोली के सामने भी ऑप्शन था कि भाई डेबिट लेफ्ट में लिखूं कि राइट में लिखूं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उसने एक चीज चूज कर ली और उसी के बेसिस पर डबल एंट्री सिस्टम को बना दिया जिसे हम कर रहे हैं। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? उसी तरह से जैसे यूएसए के अंदर राइट वाला चूज कर लिया, हमने इंडिया में लेफ्ट वाले रोड पे चलना चूज कर लिया, बट सारे के सारे फिर वैसे ही चल रहे। तो इसी तरह से उसने अपनी ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को चुन लिया।
अब मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है इसका नाम, इसीलिए इसे मॉडर्न अप्रोच कहते हैं। क्या कहा मैंने कि एसेट्स बढ़ेंगे तो डेबिट, एक्सपेंसेस और लॉसेस बढ़ेंगे तो वो भी डेबिट, क्योंकि एसेट और एक्सपेंसेस के लिए दोनों के लिए सेम रूल्स हैं, ये दोनों बढ़ने पर डेबिट होते हैं। उसी तरीके से अगर ये रिड्यूस होंगे तो रिड्यूस होने पर क्रेडिट होते हैं, एसेट भी घटेगा तो क्रेडिट, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस भी घटेंगे तो क्रेडिट। ये रूल दोनों के लिए सेम है, तो एसेट और एक्सपेंसेस बढ़ते समय डेबिट, घटते समय क्रेडिट, दोनों के लिए सेम रूल है। करेक्ट। अच्छा, इसके बाद अगली बात होती है जी लायबिलिटीज, इनकम्स और गेन्स और कैपिटल के लिए क्या रूल है। ये तीनों ही जब बढ़ते हैं ना तो क्रेडिट होते हैं, और तीनों ही घटते समय डेबिट होते हैं। यानी इनके लिए रूल क्या तय हो गया कि जब ये बढ़ेंगे तो क्रेडिट और घटेंगे तो डेबिट। वेरी वेरी सिंपल। ठीक है जी। तो अब हम इन सारी की सारी चीजों की क्यों ना प्रैक्टिस कर लें। एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो सारा खेल आसान हो जाएगा। ध्यान रखिए, मैंने आपको जब अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी सारा का सारा काम करवाया था, उसी में हर एक चीज के बारे में बता दिया था, और उसी का इस्तेमाल हम यहां करने वाले हैं। वही चीज हमारी इस चैप्टर के लिए बेस बनेगी। तो ध्यान से सुनिए, सबसे पहला टास्क ये है कि जो भी नाम सामने आए उसको पहले कैटेगराइज करो कि भाई वो कौन सा एलिमेंट है, क्योंकि अकाउंटिंग तो पूरे 5 तत्वों से मिलकर बनी है, 5 एलिमेंट्स हैं। एसेट, एक्सपेंसेस, लायबिलिटीज, इनकम्स एंड गेन्स एंड कैपिटल, राइट। उन पांचों में डिवाइड करना सीख लो जी। क्या आप डिवाइड कर पाओगे? सबसे पहला टास्क ही मेरे दोस्तों ये है। फिर दूसरा टास्क क्या है? दूसरा टास्क ये है कि एनालाइज करना कि वो एसेट डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है। उन आइटम्स में इंक्रीज डिक्रीज के कारण हम उसे डेबिट करें या क्रेडिट करें, वो रूल हमें यहां पर अप्लाई करना होगा। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? तो सबसे पहला काम कैटेगराइजेशन ऑफ आइटम्स इनटू एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंसेस, लॉसेस और इनकम और गेन। अगला काम एनालिसिस करना कि उसमें इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, और उस इंक्रीज डिक्रीज से रूल अप्लाई करके पता लगाना कि हम उसे डेबिट करने वाले हैं या हम उसे क्रेडिट करने वाले हैं। वेरी वेरी सिंपल। तो ये 2 टास्क मैंने आपको दिए हैं। अब आपको मेरे साथ यहां पर ये सारे के सारे काम को करना है। तो मैं बात करता हूं जी कैश इन हैंड की। मेरे हाथ में कैश है। कैश एक एसेट है, तो कैश की कैटेगरी क्या है जी? एसेट की कैटेगरी है। ठीक है जी। अब सोचो जी, एसेट अगर इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? इन दोनों में से चुन लो। एसेट बढ़ने पर मैंने अभी सिखाया था डेबिट होते हैं, और अगर एसेट डिक्रीज हो जाए तो क्रेडिट होते हैं। करेक्ट। तो इस तरह से आपको फटाफट साथ साथ अपना बताना है। अपनी कॉपी निकाल लो भले, और मेरे साथ साथ जो है आप बोलते रहो या कॉपी पे लिखते रहो। ठीक है कि नहीं? कॉपी पे पूरा काम नहीं लिखना, सिर्फ आंसर। तो जैसे मैं पूछूंगा वैसे वैसे आंसर दो। सन्ड्री या ट्रेड क्रेडिटर, सन्ड्री यानी विभिन्न प्रकार के, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ। क्रेडिटर, क्रेडिटर कौन लोग होते हैं मैंने आपको पहले बताया हुआ है, जिनसे हमने गुड्स उधार पर ली वो हमारे क्रेडिटर है। अब जिनसे उधार पर लिया उनका पैसा लौटाना है, पैसा वापस देना, तो वो हमारे लिए लायबिलिटी हो गई, यानी क्रेडिटर्स हमारे लिए लायबिलिटी हो गई। अब लायबिलिटी का रूल लगा दो LIC का। ये लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन नहीं है भाई, ये लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन नहीं है। तो LIC जो है वो क्या है? लायबिलिटीज, इनकम्स एंड गेन्स एंड कैपिटल। और लायबिलिटीज बढ़ते समय क्रेडिट होती हैं और घटते समय मेरे दोस्तों डेबिट होती हैं। फिर डिस्काउंट रिसीव्ड, हमें डिस्काउंट मिला तो हमारे लिए इनकम हो गई। कैश डिस्काउंट। इनकम के लिए रूल क्या है? इनकम का रूल भी वही है LIC वाला, बढ़ते समय क्रेडिट, घटते समय डेबिट। बस बिल्कुल इसी तरह से ये जो चीजें मैं आपको करवा रहा हूं इसमें मास्टरी करनी है, क्योंकि आने वाले चैप्टर जो है वो इसी पर बेस्ड होगा। अब इंटरेस्ट रिसीव्ड भी तो हमारे लिए इनकम ही है। कैटेगराइजेशन हो गया, इनकम हो गई। इनकम बढ़ते समय क्या होती है जी? क्रेडिट होती है, और घटते समय क्या होती है जी? डेबिट होती है। कैरेज इनवर्ड्स, कैरेज यानी क्या? सामान की ढुलाई। इनवर्ड का मतलब सामान को लाने का खर्चा, आउटवर्ड का मतलब सामान को बाहर भेजने का खर्चा। मगर है तो दोनों ही खर्चे, दोनों ही खर्चे हैं जी। तो कैटेगरी क्या हो गई? एक्सपेंस की। और AE, एसेट और एक्सपेंसेस बढ़ते समय क्या होते हैं जी? डेबिट। घटते समय क्या होते हैं? क्रेडिट। बस अभी जो रूल, अकाउंटिंग का चश्मा जो मैंने पहनाया था, जिसने उसे पहन लिया
अकाउंटिंग की दुनिया बड़ी हसीन, रंगीन और आसान नजर आएगी, ये मेरा वादा है। यही अप्लाई करना है। पहन लो इस अकाउंटिंग के चश्मे को और सोते वक्त भी मत उतारना। चलिए, इंटरेस्ट ऑन लोन्स पेड, लोन पर इंटरेस्ट दिया, खर्चा है जी। खर्चा बढ़ने पर डेबिट और घटने पर क्रेडिट होता है। रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव किया यानी इनकम, इनकम बढ़ने पर क्रेडिट होती है, घटने पर डेबिट होती है। LIC वाला रूल लगा दो, है ना। स्टॉक साल के अंत में बच गया, अब इस स्टॉक को बेचकर पैसा लेना बाकी है, राइट। ये मेरा एसेट हो गया। एसेट AE यानी बढ़ते समय डेबिट, घटते समय क्रेडिट। बस चश्मा पहनिए अकाउंटिंग का और शुरू हो जाइए। अगर यहां तक कोई भी आपको डाउट आया तो बस सबसे पहले क्या काम करना है, यहीं पर स्टॉप करो और जो मैंने एसेट और एक्सपेंसेस की बातें बताई हैं उस चश्मे को अपनी कॉपी में बनाओ, ध्यान लगाओ और फटाफट से पहले कैटेगराइजेशन सीखो, फिर वो रूल लगाओ। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी की अगर मैं बात कर लूँ तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी मेरे लिए क्या है जी, एक्सपेंस है, बढ़ते समय डेबिट, घटते समय क्रेडिट होगा। वेजेस एंड सैलरीज भी एक्सपेंस है, बढ़ते समय डेबिट, घटते समय क्रेडिट होगा। आगे चलते हैं जी। फिर आता है जी एडवर्टाइजिंग, ये भी मेरे लिए खर्चा है, एक्सपेंस है, बढ़ते समय डेबिट, घटते समय क्रेडिट होगा। लैंड एंड बिल्डिंग मेरे लिए एक एसेट है, बढ़ते समय डेबिट और कम होते समय क्रेडिट होगा। बैंक में अगर मैंने कैश जमा करवाया हुआ है, कैश मेरा एसेट है, कैश मेरे हाथ में हो या बैंक में जमा हो, एसेट है। बैंक से मैंने वो पैसा लेना है और लेना है तो एसेट। भैया आप अगर बैंक में जाके पैसा जमा करवा देते हो और वो पैसा आपने बैंक से लेना है तो आपके लिए एसेट ही तो हो गया। इसीलिए आप क्या लिखोगे, एसेट है, बढ़ते समय ये डेबिट होगा और घटते समय क्रेडिट होगा। वेरी वेरी सिंपल। चलते हैं जी आगे। अब हमारे सामने आ गया जी सैलरी। सैलरी क्या है, खर्चा, बढ़ते समय डेबिट और घटते समय क्रेडिट हो गया। फिर इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हो गया, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया कि ये आपके लिए क्या हो गया, एक इनकम का रूप। इन्वेस्टमेंट आपने कहीं पैसा किया हुआ, उस पर इनकम कमाई, इनकम कमाई तो इनकम का रूल लगा दो, बढ़ते समय क्रेडिट और घटते समय डेबिट। कैरेज आउटवर्ड, जैसे मैंने बताया था, कैरेज तो भैया सामान की ढुलाई का खर्चा है, इनवर्ड है तो लाने का खर्चा, आउटवर्ड है तो भेजने का खर्चा, मगर है तो खर्चा। और खर्चा यानी डेबिट इंक्रीज होते हुए और क्रेडिट घटते हुए। लूज टूल्स, फोटो भी दिखाई थी आपको, याद है कि नहीं, एसेट्स, करंट एसेट्स। तो मैंने आपको बताया था कि एसेट है तो एसेट बढ़ते समय डेबिट, घटते समय क्रेडिट। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये हो गई आपकी इनकम, और इनकम है तो क्या होगी, इनकम बढ़ते समय क्रेडिट और घटते समय डेबिट मान ली जाएगी। डोनेशन, दान दे दिया, खर्चा है मेरे दोस्तों, बढ़ते समय डेबिट और कम होते समय क्रेडिट। बिल्स पेबल, बिल रिसीवेबल सब बताया था। बिल रिसीवेबल एक राइट देता है कि मैंने पैसा लेना है, बिल पेबल में ऑब्लिगेशन है कि मैंने पैसा देना है, देना है तो लायबिलिटी, लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट और घटेगी तो डेबिट। तो हमने हर एक केस में यहाँ पर इंक्रीज और डिक्रीज में डेबिट या क्रेडिट बताना है, वही सारी कहानी चल रही है। कैपिटल, बिजनेस के मालिक की तरफ हमारी इंटरनल लायबिलिटी, इसका कैटेगरी तो कैपिटल ही है, और क्योंकि देना ही है तो इसीलिए बढ़ते समय क्रेडिट, LIC पता ही है आपको, और घटते समय डेबिट। ऑडिट फीस खर्चा, एक्सपेंसेस बढ़ते समय डेबिट, घटते समय क्रेडिट। लाइटिंग, बिजली का खर्चा, ये भी एक्सपेंस है, बढ़ते समय डेबिट, घटते समय क्रेडिट। अच्छा जी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, भी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट था, वो भी सेम बात थी, इनकम ही थी। तो मशीनरी है तो भी एक ही बात है भाई, है तो एसेट से सेल होने से मिलने वाला प्रॉफिट, तो प्रॉफिट हमारी इनकम है, इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट और घटती है तो डेबिट। फिर आती है जी बैंक लोन की बारी। बैंक लोन हमारी लायबिलिटी है, बढ़ेगा तो क्रेडिट और घटेगा तो डेबिट। अब लोन के साथ दो शब्द लिखे हो सकते हैं, लोन टेकन और लोन एडवांस्ड। लोन टेकन अगर है, लोन मैंने लिया हुआ है यानी अब मुझे वो पैसा देना बाकी है, देना बाकी है तो लायबिलिटी। तो जो पैसा मैंने यहां देना है, लोन लिया है तो भैया देना बाकी है और देना बाकी तो लायबिलिटी। लेकिन लोन एडवांस्ड यानी लोन गिवन, तो वो पैसा तो भैया अब लेना बाकी है। बोलो यस और नो। और लेना है तो क्या, पैसा अगर लेना है तो क्या, माय डियर फ्रेंड्स, पैसा लेना है तो वो है एसेट। वेरी वेरी सिंपल।
अच्छा जी, ये काम भी हो गया, चलें आगे। अब ध्यान से इस सारे के सारे सिस्टम को समझ लीजिए, ठीक है कि नहीं। मान लीजिए कि एक चेक आपने बैंक को दिया। जब आप बैंक में अकाउंट खुलाते हैं तो क्या होता है, बैंक अकाउंट आपका खुल जाता है, उसके बाद आपने उसी अकाउंट में जमा किए गए पैसे के लिए आपको एक चेक जो है, चेक बुक मिलती है वहीं से, बैंक से। आपने किसी भी व्यक्ति को पेमेंट करनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, किसी भी व्यक्ति को पेमेंट करनी है तो उसके लिए आपने सीधा उस चेक को लिख के दे देना कि जाओ मेरे बैंक से आगे पैसे निकलवा लो। वो कैश नहीं देगा आपको, वो कहेगा कि मैं आपके अकाउंट में जमा कर देता हूं, तो बैंक वाले मेरे अकाउंट में से निकाल के तुम्हारे अकाउंट में जमा कर देंगे। करेक्ट और नॉट। अब इसी दौरान, हाँ जी, मान लीजिए कि आपके पास अकाउंट में पैसे जरा कम रह गए और आपने चेक ज्यादा अमाउंट का दे दिया। अरे ये क्या हुआ, कैसे हुआ, आइए देखें। मिस्टर ए के अकाउंट में केवल 1 लाख रुपया था, लेकिन मिस्टर ए ने किसी व्यक्ति को एक चेक इशू किया 2 लाख रुपए का। मिस्टर एक्स को कहा कि लो जी लो मिस्टर एक्स, मैंने तुम्हारे पैसे देने हैं, ये लो, ले जाओ। उसके अकाउंट में कितने थे जी, 1 लाख। उसने चेक कितने का इशू कर दिया, 2 लाख का। वो चेक किसको इशू कर दिया, इशू कर दिया एक्स को। चेक आ गया एक्स के पास। अब एक्स वाले जब बैंक से पैसा लेने जाएंगे ना, तो बैंक वाले कहेंगे अरे वाह भाई वाह, ये क्या बात हुई, मिस्टर ए के अकाउंट में तो पूरा का पूरा मैक्सिमम 1 लाख रुपया पड़ा है, और तुम ये कह रहे हो कि मिस्टर ए ने बोल दिया कि जाओ बैंक से 2 लाख रुपए ले लो, ये नहीं मिलेंगे, जाओ। बैंक सीधा मिस्टर एक्स को मना कर देगा। वो कहेगा मैं तुम्हारे 2 लाख रुपए के इस चेक की पेमेंट नहीं करूंगा, मैं इस चेक को डिसऑनर कर रहा हूं। तो बैंकर ने ये बोल दिया जी मैंने आपके द्वारा दिए गए इस चेक को डिसऑनर कर दिया, इसकी कोई पेमेंट नहीं होगी। क्यों क्यों पेमेंट नहीं होगी भाई? उसने कहा भाई मिस्टर ए ने जिसने तुम्हें चेक दिया है ना, उसके अकाउंट में देखो खाली 1 लाख रुपया पड़ा है, तो भला 2 लाख रुपए की पेमेंट हम कहां से कर दें? तो भैया एक्स जाएगा और खूब बेइज्जती करेगा मिस्टर ए की कि तुम्हारे अकाउंट में इतने पैसे हैं नहीं जितने तुमने जो है चेक इशू कर दिए। तो इस बेइज्जती से बचने के लिए अब क्या किया जाए, सवाल ये है, ए ने अपने बैंक से पहले ही बोला हुआ है कि देखो जी ऐसा है, आए दिन मेरे पास पैसा आता भी है और मैं चेक इशू करके पेमेंट करता भी हूँ, लेकिन ऐसे ही केसेस में कई बार हो जाता है कि मुझे लगता है कि मेरा एक कस्टमर हमारे अकाउंट में पैसा जमा करवा देगा और उस विश्वास पर मैं किसी और को पेमेंट का चेक इशू कर देता हूं। लेकिन अगर मेरे कस्टमर ने मेरे अकाउंट में ही पैसे जमा नहीं करे तो भला मैं आगे पेमेंट कहां से करवाऊंगा जी, मेरे अकाउंट में तो पैसे ही नहीं आए। तो बैंक ने कहा भाई बात तो ठीक है। तो ए ने बोला देखो भाई ऐसा है, इसके कारण तो मेरी गुडविल बड़ी सफ़र कर रही है जी, क्या करें? बैंक वालों ने बोला देखो जी ऐसा है, आप एक एप्लीकेशन लिख डालो, हमें मालूम है कि आप बहुत ही बढ़िया बंदे हो, बड़ा आपका फाइनेंस बिल्कुल फिट रहता है, तो अगर बाय चांस कभी ऐसा हुआ ना कि आपके द्वारा चेक ज्यादा अमाउंट का दे दिया गया और हमारे पास आपके अकाउंट में पैसा है ही नहीं, तो भी हम पेमेंट कर देंगे, आपके बिहाफ पर हम पेमेंट कर देंगे। हालांकि देखा जाए तो आपका 1 लाख रुपया ही है, वो 1 लाख रुपया तो हम पे करेंगे, साथ में 1 लाख रुपया बैंक ने कहा कि हम अपनी जेब से दे देंगे। वो पेमेंट पूरी करने के लिए, मिस्टर एक्स की पेमेंट करने के लिए 2 लाख रुपए बैंक ने दे दिए। 1 लाख रुपया वो दिया जो ए के अकाउंट में था, 1 लाख रुपया बैंक ने अपनी जेब से दे दिया। तो एक तरह से बैंक ने अब मिस्टर ए को ये एक लोन दे डाला कि मिस्टर ए सुनो भाई सुनो, ऐसा है कि आपकी पैसों की जो आवश्यकता थी वो हमने पूरी कर दी। अकाउंट में आपके 1 लाख रुपया था, 1 लाख रुपया हमने अपनी जेब से कर दिया, यानी आपने जब पैसा जमा कराया तो उसे विड्रॉ तो कर ही सकते हो, लेकिन उतना ही तो ड्रॉ करोगे जितना बैंक में जमा कराया है। लेकिन इस बार तुमने क्या कर लिया, उससे ज्यादा ड्रॉ कर लिया, इसीलिए इसे बोला जाता है ओवरड्रॉन।
कि उसने ए ने ओवर ड्रॉ कर लिया, बैंक में जमा कराया था ये 1 लाख रुपया, लेकिन उसने निकाल लिया 1 लाख रुपए से ज्यादा अमाउंट, ओवर ड्रॉ कर लिया। इसीलिए इस लोन को बोला जाता है मेरे दोस्तों बैंक ओवरड्राफ्ट। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं हम इसे कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। तो जो ये लोन का अमाउंट है दिस इज नोन एज बैंक ओवरड्राफ्ट। तो जैसे मैंने आपको बताया कि बैंक में डिपॉजिट है 1 लाख, तो बैंक ने आपसे कहा जी हम आपके पुराने जितने भी आपके हमारे साथ अभी तक हमारा आपसे सारा का सारा फाइनेंशियल देखा है हमने, उस हिसाब से आपकी बढ़िया रेटिंग है जी, आपका पैसा आता रहता है, तो हम आपको एक ये फैसिलिटी देने के लिए तैयार हैं कि अगर आपके अकाउंट में कम पैसा भी है ना और आपने चेक ज्यादा का इशू कर दिया है तो हम 1 लाख से ज्यादा दे देंगे। नॉर्मली जितना पैसा आप जमा करवाते हो, जैसे कि 1 लाख रुपया जमा कराया तो ए कैन विड्रॉ ओनली ₹1 लाख। उस 1 लाख से ज्यादा वो निकाल नहीं सकता, लेकिन कह दिया उसे कि जाओ हम तुम्हें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देते हैं, तुम्हारे पुराने बिहेवियर को देख करके हमने तुम्हारी एक ओवरड्रॉ करने की लिमिट तय कर दी कि अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं भी है तो हम अपनी जेब से उतना पैसा पे कर देंगे। मैक्सिमम मैंने आपको 5 लाख की लिमिट दे दी। ये 5 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 10 करोड़, 50 करोड़ कुछ भी हो सकती है। ये तो बैंक तय करेगा प्रीवियस अकाउंट के हिसाब से कि उसका कितना पैसा नॉर्मली हमारे पास जमा रहता है। तो इसी को बोलते हैं हम ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। सो अगर आप मान लो 5 लाख की लिमिट है, 5 लाख ही विड्रॉ कर लेते हो तो आप ओवरड्रॉ कर रहे हो, यानी जितना अकाउंट में पैसा जमा उससे ज्यादा आपने विड्रॉ कर लिया। दिस इज नोन एज बैंक ओवरड्राफ्ट। ये सारी कहानी क्यों समझाई, आइए देखते हैं आप। तो लोन एडवांस्ड, जो लोन एडवांस किए गए हैं, हमने दिया है किसी को लोन, तो जिसको लोन दिया उससे पैसा लेना बाकी है, लेना बाकी है, तो एसेट। एसेट बढ़ते समय डेबिट होते हैं और घटते समय क्रेडिट। वेरी वेरी सिंपल। अच्छा, बैंक ओवरड्राफ्ट की अगर मैं बात करूं, ओवरड्रॉ कर लिया मोर देन द लिमिट, अगर ओवरड्रॉ कर लिया तो माय डियर फ्रेंड्स एक बात बताइए, ये एक लायबिलिटी है, ये एक लायबिलिटी है। अगर वो एक लायबिलिटी है, हमने पैसा देना है तो लायबिलिटी और क्रेडिट, और घट गया तो डेबिट। करेक्ट। इंश्योरेंस चार्जेस वो हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस है, करेक्ट और नॉट। और वो जो एक्सपेंस है माय डियर फ्रेंड्स, बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। रेंट एंड टैक्सेस ये भी खर्चा है, बढ़ेगा तो डेबिट और घटेगा तो क्रेडिट। सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स का मतलब क्या होता है, हाँ जी, डेटर्स का मतलब क्या होता है, एसेट, क्योंकि उनसे पैसा लेना बाकी है, लेना बाकी है तो एसेट, बढ़ते समय डेबिट और घटते समय क्रेडिट। करेक्ट। फर्नीचर एंड फिटिंग्स ये भी एसेट है, बेचकर पैसा मिलेगा, मैंने इतने सारे एग्जांपल्स आपको कराए थे। प्लांट एंड मशीनरी ये भी एसेट, बिल रिसीवेबल लेना बाकी है, राइट है, ये भी एसेट। तो एसेट बढ़ेगा तो भैया डेबिट, ये तीनों ही एसेट है, बढ़ेंगे तो डेबिट, और ये डिक्रीज होंगे तो क्या होंगे जी, डिक्रीज होने पर क्रेडिट होंगे। वेरी वेरी सिंपल। इन्वेस्टमेंट्स भी एसेट है हमारा, एसेट बढ़ते समय डेबिट, घटते समय क्रेडिट। गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, अब ये गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी का मतलब क्या हो गया जी, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी हो गई जी इनकम, इनकम बढ़ते समय क्रेडिट और घटते समय डेबिट। पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स, पोस्टेज एंड टेलीग्राम हमारा खर्चा है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट और घटेगा तो क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, हमने पैसा इन्वेस्ट किया, उस इन्वेस्टमेंट पर हमारी क्या आ गई, उस इन्वेस्टमेंट पर हमारी आ गई इनकम, इनकम बढ़ने पर क्रेडिट होती है और घटने पर डेबिट। रेंट रिसीव किया वो हमारी इनकम है, इनकम इंक्रीज होगी तो क्रेडिट और डिक्रीज होगी तो डेबिट। रिपेयर्स एंड रिन्यूअल ये हमारा खर्चा है, एक्सपेंसेस बढ़ने पर डेबिट और घटने पर क्रेडिट। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स बेसिकली क्या है, ये कैपिटल का ऑपोजिट है,
कैपिटल का ऑपोजिट है कि नहीं है? बिजनेस में पैसा लगाया गया तो कैपिटल है, और कैपिटल का रूल क्या है जी? कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट और घटेगी तो डेबिट। सही है और नो? ऐसा ही तो है भाई। आपकी कैपिटल बिजनेस के अंदर लग गई तो आपने कहा जी बढ़ गई तो क्रेडिट और घट गई तो डेबिट। वेरी वेरी सिंपल। ऐसा ही होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। और ड्राइंग्स का मतलब क्या है? जितना पैसा बिजनेस में आपने डाला था, आपने उसमें से कुछ हिस्सा निकाल लिया। तो जब आपने उसमें से वो हिस्सा निकाला तो भैया जो ड्राइंग्स है ये क्या करेंगी? क्या ये कैपिटल के हिसाब से चलेंगी या कैपिटल से रिवर्स चलेंगी? ये कैपिटल की ऑपोजिट चलेगी। बिजनेस के अंदर से जो कैपिटल का अमाउंट था वो घट गया इसके कारण। सो ड्राइंग्स क्या करती हैं? दे रिड्यूस द अमाउंट ऑफ कैपिटल। बोलो बोलो जल्दी बोलो, क्या करती हैं? ड्राइंग्स रिड्यूस कैपिटल। कैपिटल का पैसा ड्राइंग्स कर देती है जी रिड्यूस। मानते हो इस बात को? रिड्यूस हो जाता है इससे पैसा, तो इसका मतलब ऑपोजिट चलेगा। ऑपोजिट ऑफ कैपिटल है ये। हालांकि कैपिटल कैटेगरी कैपिटल ऑपोजिट है, कैपिटल का ऑपोजिट है ये। तो इंक्रीज होने पर ये क्या हो जाएगा जी? डेबिट, और डिक्रीज होने पर क्रेडिट। वेरी वेरी सिंपल। बैड डेट्स ये लॉस है। एक्सपेंसेस और लॉसेस दोनों के लिए सेम है। बढ़ते समय डेबिट और घटते समय क्रेडिट। जैसे इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट मिलता है, बैंक में पैसा इन्वेस्ट करोगे एफडी में तो इंटरेस्ट मिलेगा, वैसे ही किसी की कंपनी में पैसा लगा दिया तो उसके बदले में रिटर्न के रूप में डिविडेंड मिलेगा। मैंने अगर किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए और मुझे इनकम मिल गई, बताइए ज़रा, डिविडेंड ऑन शेयर्स ये रिसीव्ड है, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स। अगर रिसीव्ड है तो मेरी इनकम है, इनकम बढ़ने से पर क्रेडिट, कम हो जाने पर डेबिट। राइट? डिविडेंड ऑन शेयर्स इनकम साइड में ही आपको दिखाई देगा। कंपनी के अकाउंट जब बनाओगे, जो कंपनी डिविडेंड दे रही है उसके लिए फिर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये हम आने वाले समय में सीखेंगे, उस चीज को आप छोड़ दीजिए। फिलहाल आप डिविडेंड ऑन शेयर्स को केवल और केवल उस व्यक्ति की नजर से देखिए जिसने उस कंपनी के शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। राइट? पहले शुरुआत है आपकी इसी की, आने वाले समय में वो भी बात करेंगे। तो एडवर्टाइजमेंट हमारा एक खर्चा है, बढ़ने पर एक्सपेंस डेबिट, घट जाने पर क्रेडिट। कमीशन अर्नड, कमाई कर ली, इनकम है ये। इनकम बढ़ने पर क्रेडिट और घटने पर डेबिट होती है। गुडविल, गुडविल क्या है? गुडविल हमारा एसेट है, एसेट बढ़ने पर डेबिट होता है, घट जाने पर क्रेडिट होता है। डिस्काउंट हमने अलाउ कर दिया तो एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ने पर डेबिट और घट जाने पर क्रेडिट। ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी एक्सपेंस है, बढ़ जाने पर डेबिट और घट जाने पर क्रेडिट। पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स और ट्रेडमार्क्स का मतलब क्या हो गया जी? ये भी हमारे एसेट है, ये भी हमारे एसेट ही है, बढ़ने पर डेबिट और घट जाने पर क्रेडिट। कमीशन कुछ नहीं लिखा तो खर्चा, कुछ नहीं लिखा तो खर्चा, एक्सपेंस, एक्सपेंस बढ़ने पर डेबिट और घट जाने पर क्रेडिट। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आपके बिल्कुल क्विकली आंसर आने शुरू हो गए तो बहुत अच्छी बात है। अकाउंटिंग का चश्मा लगा लो, उसको अच्छी तरह से दिमाग में बिल्कुल फ्रेम कर लो, चीज़ों को आपके सामने दिखना चाहिए कि एक तरफ एसेट एक्सपेंसेस है, बढ़ते समय डेबिट, घटते समय क्रेडिट, दूसरी तरफ एलआईसी है, बढ़ते समय क्रेडिट, घटते समय डेबिट। ये सारी बातें क्विकली अगर आप कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं कर पा रहे अभी तो फिर से रुक जाओ, फिर से अकाउंटिंग के चश्मे को दिमाग में बिठाओ, और जितने पॉइंट्स मैंने 50 आइटम्स करा दी मैंने इंटरेस्ट पेड समेत, तो भैया फिर से करो इन्हें, दिमाग में एक एक शब्द छप जाना चाहिए, क्योंकि अगला चैप्टर इसी पर बेस्ड है। इंटरेस्ट पेड क्या है जी? एक्सपेंस है, बढ़ते समय डेबिट, घटते समय क्रेडिट। इज दैट वेरी वेरी क्लियर टू एवरीवन? तो मेरे दोस्तों ये थी सारी की सारी कहानी, जिसमें हमने क्या सीखा? हमने कैटेगराइजेशन सीखा, ठीक है कि नहीं? हमने इसी चीज़ को अच्छी तरह से आइटमाइज्ड तरीके से हर चीज़ को देख लिया। अब हम क्या करेंगे, इस सेशन को यहीं कर देंगे समाप्त, और आपने उसकी रिवीजन करनी है। अगला लेक्चर जब हम करेंगे तो उसमें ये एनालिसिस होगा।
इस एनालिसिस को सीखने से पहले जो काम अभी तक किया उसे पक्का कर लीजिए, तभी आप अगले वीडियो पर जाएंगे। ठीक है जी। तो इस सेशन को मैं यही करता समाप्त। अगले सेशन में फिर से होगी मुलाकात। हम करेंगे अगले सेशन में, मॉडर्न अप्रोच ही चल रही है, पहला हिस्सा ही चल रहा है इस चैप्टर का, एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन किया जाएगा, तो अच्छी तरह से इसको करके रखिएगा। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस। थैंक यू सो मच।